make his perspectives invaluable for our discussion today. With this, I would like to invite our first speaker, Professor Dr. Satish Kumar sir. Sir, please. Thank you. It is my privilege to be the part of the fans, and on many occasions I've been given this opportunity to speak on different platforms and raise some of my concern. I will very strictly follow the discipline of the time, and some of the points and ideas which I have will flesh out, are not detailed discussion maybe later on, because time is very important for all of us, and it is a part of the strategy. When we are thinking to build up the capacity, the time discipline is one of the components. In fact, there are different routes of understanding the world politics. As we all know, as a student of international politics, geopolitics, geoeconomics, and geoculture. Let me shift to my language, because Hindi is always, language plays a very important role in capacity building. तो हमको लगता है कि जो बातें हम अपने शब्दों में कहें वो ज़्यादा धारदार और ज़्यादा सार्थक होता है. तो जब हम कल्चरल डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, क्योंकि 3 रूट हैं, तीनों रूट में सबसे मजबूत रूट कौन सा है, तो हमें दिखाई देता है कि वो सांस्कृतिक आयाम जो है जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत वो सबसे मजबूत है, और भारत का वही आधार है. लेकिन कई बार हम जब पश्चिमी दुनिया की नज़रों से और उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं तो सॉफ्ट पावर कई बार आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा. तो जोसेफ नाई का नाम आता है, फिर स्मार्ट पावर और फिर हार्ड पावर की बातें आती है. लेकिन क्या भारतीय दृष्टि में सॉफ्ट पावर सही मायने में उस बात की विवेचना करता है? बिल्कुल नहीं. इफ यू ट्राई टू find out the difference between the soft power of Indian perspective, you will find it is a completely altogether different paradigm. हम भारतीय दृष्टि से अगर हम सांस्कृतिक आयाम को समझने की कोशिश करते हैं तो वो पश्चिमी दुनिया से बिल्कुल अलग है. पश्चिमी दुनिया सॉफ्ट पावर उसी को कहती है जो हम शक्ति के द्वारा ना कर सके, दूसरे को धोखा और बेवकूफ बनाकर कर सके, वो सॉफ्ट पावर है. भारतीय दृष्टि में वो सॉफ्ट पावर नहीं है. भारतीय दृष्टि में कंटेनमेंट, अपरिग्रह, जो आप दुनिया के सामने, हमें याद है कि जब देश आजाद हो रहा था तो बीबीसी का एक जर्नलिस्ट वाज आस्किंग ए क्वेश्चन टू गांधी कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया विल बी फॉलोइंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. ही रिमेन मम फॉर क्वाइट नंबर ऑफ टाइम्स. जब लगातार उसे पूछा गया तो तब गांधी जी ने कहा कि जब पूरी पृथ्वी एक देश के लालच को, ग्रीड को पूर्ति नहीं कर पाई तो भारत की आबादी तो ब्रिटेन से 5 गुना ज्यादा है, तो भारत को 5 अर्थ की जरूरत पड़ेगी. तो इसका अर्थ कि भारतीय दृष्टि में कंटेनमेंट, हम अपरिग्रह की बात करते हैं, हम फिर परस्पर वैभव की बात करते हैं कि वी वांट टू ग्रो बट वी वांट टू ग्रो विद अलोंग विद अदर कंट्रीज. फिर हम ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, और सदाचार के बाद जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विश्व बंधु और विश्व गुरु, ये सारे सिद्धांत हैं. हमें अपने जिस फील्ड के हम लोग अगर विद्यार्थी हैं, इन सारे सिद्धांतों को एक समग्र रूप में उसे स्थापित करने की जरूरत है. If you try to see the landscape of the cultural diplomacy of India, इन 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे जेहन में है. हो सकता है आप जानते भी हो कि कैसे जियोपॉलिटिक्स से जियो कल्चर कनेक्टेड है. साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, जिसे हम हिंद महासागर से लेकर हिमालय की श्रेणी तक अगर जोड़ते हैं तो मोर देन 52 कंट्रीज आर लाइंड अप. और इन 54 देशों में भारत की संस्कृति का अमिट छाप आपको मिलेगा. ये कथा कहानी नहीं है. दुर्भाग्य है कि ये बातें जो इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं वो मिटते चली जा रही हैं. इसका 3 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा. जिनजियांग इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना. It was an autonomous and independent territory till 1949.
And if you go to the history, you will be finding there has been a very deep connection with the Kashmir. It was driven by Kashmir epicenter हुआ करता था उस पूरे सेंट्रल एशिया और जिनजियांग के सांस्कृतिक आयाम को बनाने का। लेकिन जब 1949 में चाइना के कब्जे में जिनजियांग आया, उस समय से लेकर आज 2025 तक अगर आप देखेंगे तो 5000 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन जो पाली और संस्कृत भाषाओं में लिखे गए थे, जो भारतीय विजडम, भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार थे, उनको खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इतने सारे इंस्क्रिप्शन थे जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दृष्टि देने के लिए, एक नए विश्व व्यवस्था को बनाए जाने के लिए वो अपने आप में पर्याप्त था, उसे मिटाया गया। हम कई बातें जब आती हैं कि अफगानिस्तान में कैसे बुद्धिस्ट टेम्पल को गिराया गया, वो न्यूज में है। तो इंडियन वे ऑफ लाइफ, हिंदू वे ऑफ लाइफ has been challenged. When I call it a Hindu way of life, it is not merely a religion. It is a way of life which was a confluence of Buddhism and Hinduism. कैसे दुनिया को एक अलग दृष्टि देने की कोशिश की गई और उसे खत्म किया गया। उसी तरीके से तिब्बत कैसे हमारे हाथ का एक ऑटोनोमस रीजन बफर जोन जो दो देशों के बीच में खड़ा था, जो हमारी शांति और सुरक्षा का प्रतीक था, उस पॉलिसी को बदलकर हम आज अपने आप को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने आप को खतरे में डाल चुके हैं और उसकी स्थिति आप देख चुके होंगे। कश्मीर की समस्या को लेकर अगर आप देखेंगे, कश्मीर वॉज द एपिसेंटर ऑफ कल्चर, बुद्धिज्म वहीं से जिनजियांग और चाइना में गया। आज भी चाइना के कई लोग ये मानते हैं कि भारत उनका गुरु भूमि है। वो अलग बात है कि कल्चरल रेनेसा और उसके पहले के रिजीम ने चाइना को एथिस्ट कंट्री बना दिया। मोर देन 75% पॉपुलेशन ऑफ चाइनीज दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। लेकिन आम जन में चूंकि कई चाइनीज इतिहासकार भारत आए, कई अलग अलग लोग आए जो उस इंस्क्रिप्शन को, संस्कृत और पाली को चाइनीज में उन्होंने अनुवाद किया और इसके कारण से वहाँ के लोगों के जेहन में, वहाँ की भूमि में भारत एक गुरु की भूमिका आज भी निभाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने गदार। आपको आश्चर्य होगा कि गदार पोर्ट जो पाकिस्तान में है, वो मालूम है वो भारत को 1952 में वहां के सुल्तान के द्वारा दिया जा रहा था, बट वी डिड नॉट टेक इट। I do not know why it has been rejected. Now it was strategically so important और उसके कारण से आज जो खामियाजा जो सीपेक और चाइना का जो एक्सपेंशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है, हम सभी जानते हैं। अब बात आती है कि जो नैरेटिव्स हमारे सामने जो उपस्थित होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। आप चर्चिल भारत जब आजाद हो रहा था उसके पहले और उसके बाद उसने एक पेपर लिखा और उस पेपर में उसने कहा कि भारत तो एक सेमी बार्बरिक कम्युनिटी का एक जमीन है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े विद्वान आए, मैक्स वेबर जो अपने आप जिनकी थियरी हम पढ़ते हैं, उसने कहा कि भारत एक फंक्शनल एनार्की है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि द काइंड ऑफ सिस्टम व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया इज नॉट एप्रोप्रिएट टू डेवलप इकोनॉमिकली। उसी तरीके से कई पेपर श्वेत पत्र आए जो ब्रिटेन के द्वारा, जो अमेरिका के द्वारा, जो चाइना के द्वारा लिखे गए, भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इस तरह के नैरेटिव्स हमारे अकादमिया में बड़ी मजबूती के साथ स्थापित हुए। हम उनको पढ़ते हैं। जब सांस्कृतिक उद्भव की बात ऐसे मंचों पर होती है तो वो बात भी जेहन में नहीं जा पाती। उनको लगता है कि ये तो केवल कथा कहानियों पर आधारित है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। कई हमारे यंग माइंड इस बात पर उनको मतभेद होता है कि आप लोग तो जो बातें कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि एक तो बातें रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में कही जाती हैं या रेफरेंसेस के साथ नहीं कही जाती हैं। तो ये यंग पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो इंस्क्रिप्शन जो हमारे जो अमिट छाप हैं जो मिटाए जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का काम आपके ऊपर ही है। ये दुनिया के सामने बड़ी मजबूती के साथ यह स्थापित था कि भारत
सबसे बड़ा देश आर्थिक रूप से भी था, और जब सबसे बड़ा आर्थिक रूप से था तो ये मानने की इसमें कोई गुरेज नहीं कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा होगा, उसका सांस्कृतिक आयाम बहुत बड़ा होगा। केवल खोजने की जरूरत है। जब हनुमान जी को भी कहा गया था कि आप में अद्भुत शक्ति है, जब उनको बताया गया तब वो अपनी शक्ति का, तो हमको लगता है कि हम सभी जो रिसर्चर हैं, हमें इस भारत की धरती में अद्भुत शक्ति है। अगर उस शक्ति को खोजने की कोशिश अकादमिक तरीके से करें तो बातें जो 2047 में जहां पहुंचना चाहते हैं बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट बाय नॉट merely by Chinese, by the Western thinkers and strategists to disseminate the Indian way of life, that is Hindu way of life. इन्हीं शब्दों के साथ हमको लगता है कि मैं अपनी बातों को समय सीमा के भीतर खत्म करना चाहूंगा। कई प्रश्न अगर आएंगे तो उसका जवाब दिया। Thank you so much, Satish sir. The way you highlighted the roots of cultural diplomacy and the two different perspectives, the Indian and the Western perspectives as far as the soft power